हेलो एवरीवन। मेरा पहला लेक्चर है लेक्चर 10 का पहला टॉपिक है वित्तीय समावेशन। तो जो वित्तीय समावेशन होता है इसमें इसका अर्थ ये होता है कि जब हम समाज के वंचित वर्गों को हमारी जो वित्तीय व्यवस्था रहती है उसमें जब जोड़ते हैं तो उसी को हम वित्तीय समावेशन कहते हैं। एंड इसके अंतर्गत जो सुदूर ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कहने का अर्थ है मेरा कि जो मूल गांव होता है उससे हट कर वो लोग रहते हैं। सुदूर मतलब ग्रामीण क्षेत्रों से जो दूर रहते हैं तो उनको जो कई सारी ऐसी सुविधाएं होती हैं, चाहे वो वित्तीय मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे वो जीवन जीने के लिए दैनिक जीवन जीने के लिए हमारे मूलभूत जो आवश्यकताएं होती हैं जो हमें चाहिए होती है, जल, कपड़े, घर एंड पानी की व्यवस्था, तो ये सब जो होती है ये सब हमें हमारी जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं जो कि हमें जीवन जीने के लिए चाहिए होती हैं, तो वो जो है इन सब से जो है पिछड़े हुए लोग रहते हैं तो उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। और जो वंचित वर्ग उन्हें कहते हैं जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं होते हैं, वो हमारे समाज के अंतिम व्यक्ति रहते हैं तो उनको जो है इसमें शामिल किया जाता है। तो वंचित वर्ग वो रहते हैं। तो वित्तीय समावेशन जो है एक प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हमारे संसाधन भी गतिशील हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया संसाधनों की गतिशीलता को बढ़ाने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, काफ़ी सहायक हो जाती है। संसाधन गतिशील कहने का अर्थ है मेरा कि जब हम कोई व्यक्ति मान लो ऐसा वंचित वर्ग है उसके पास वो जो है वित्तीय व्यवस्था से जुड़ा नहीं है तो उसके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे, जैसे उसके आय से कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे तो वो अपने घर में ही रखेगा। तो उससे हम कहते हैं कि उससे जो है संसाधन स्थिर हो जाते हैं। तो उन्हीं जो घर में रखे जो है पैसों को उन्हें गतिशील बनाने के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था में लाने के लिए जो है वित्तीय समावेशन किया जाता है। तो उसको जब उस व्यक्ति को जो है वित्तीय जानकारियाँ प्राप्त हो जाएंगी तो वो बैंक अकाउंट खोल लेगा और उसके बाद जो एक्स्ट्रा पैसे बचेंगे वो बैंक में रखने को ज़्यादा प्राथमिकता देगा, क्योंकि जब वो बैंक अकाउंट में रखेगा तो उसको बैंक वार्षिक आधार पर जो उसको कुछ ब्याज अदा करेगी तो उस ब्याज के रूप में वो व्यक्ति जो है कुछ आय भी प्राप्त करेगा। तो वो जो है अपने पैसे बचाएगा, बचत प्रवृत्ति को बढ़ावा देगा और वो बचत बढ़ाकर जो है बैंक अकाउंट में जो है अपने पैसे रखेगा। तो इससे हमारे संसाधन भी गतिशील हो जाते हैं। तो वित्तीय समावेशन जो है कई प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। जैसे कि पहला सुविधा तो ये प्रदान करता है कि बहुत ही कम ब्याज दर पर ही जो कम आय वाले व्यक्ति होते हैं बहुत ही कम ब्याज दर पर जो है जो निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति होते हैं उनको जो है ऋण की सुविधाएं उपलब्ध कराता है वित्तीय समावेशन। एंड ये जो है आसान बैंक खाते खोलने की भी सुविधा देता है। तो ये आसान बैंक खाते खोलने की सुविधा देता है जिससे लोग जो है बैंक अकाउंट ज़्यादा खोलना उनको आसान लगता है तो वो जो खोलते हैं, तो इसीलिए ये एक सुविधा देता है। तीसरा सुविधा ये देता है कि ये जो लोगों को जो उनकी मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो प्रदान करता है। मूलभूत सुविधाएं जो कि एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन काल में जो है ये सुविधा जरूर प्राप्त करना, जैसे कि ऋण, जमा, बीमा, पेंशन, ये सब जो है वित्तीय मूलभूत सुविधाएं होती हैं। तो ये जो है व्यक्ति को उपलब्ध कराने में जो है ये एक सुविधा देता है। तो जो वित्तीय समावेशन है, कई अर्थशास्त्रियों की मान्यता है कि जब तक हम वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाएंगे तब तक जो हम समावेशी विकास का जो हमारा लक्ष्य है वो भी नहीं पूरा कर पाएंगे। तो समावेशी विकास जो है हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य पर ही टिका हुआ है। तो इसीलिए कई अर्थशास्त्री कहते हैं कि वंचित वर्गों को हमारे वित्तीय व्यवस्था से जोड़ा जाए ताकि वित्तीय समावेशन अधिक अच्छे ढंग से हो पाए, ताकि समावेशी विकास का लक्ष्य भी हम पूरा कर पाएँ और हमारी अर्थव्यवस्था की समृद्धि बढ़कर हम एक विकसित अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हो पाएँ, विकासशील देश से विकसित देश में परिवर्तित हो पाएँ। तो इस वजह से जो वित्तीय समावेशन काफ़ी महत्वपूर्ण जो है हो जाता है अर्थव्यवस्था के लिए। तो जो वित्तीय समावेशन में कई वर्ग जो है इसमें शामिल होते हैं, कई वर्गों को लक्षित किया जाता है ताकि उनका विकास किया जा सके। जैसे कि पहला वर्ग है सीमांत एवं लघु किसान, सीमांत एवं भूमिहीन किसान। प्रवासी श्रमिक हो गए। प्रवासी श्रमिक मतलब जो गांव से रोजगार की तलाश में शहर में चले जाते हैं, हम उन्हीं को प्रवासी श्रमिक कहते हैं। तो प्रवासी श्रमिक हो गए, समाज का कमजोर वर्ग हो गया।
एंड निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति हो गए जिनकी आय जो है बहुत कम है। तो इस प्रकार जो है 4 कैटेगरी में जो लोग रहते हैं इनको ही टारगेट किया जाए, लक्षित किया जाता है, इन्हीं को जो है वंचित वर्ग माना जाता है। अगर इनको जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से जोड़ दिया जाए तो हमारे वित्तीय समावेशन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो जो वित्तीय समावेशन है इसको पूरा करने में, इसके लक्ष्य को पूरा करने में जो है कई ऐसी वित्तीय संस्थाएं हैं जो कि इसमें भूमिका निभाती हैं। जैसे कि कई बैंकिंग सुविधाएं हैं, जैसे कि बैंकिंग सुविधाएं जैसे कि लघु वित्त बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, भुगतान बैंक, भारतीय डाक भुगतान बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एंड ये सब जो बैंक हैं एंड जो है सहकारी बैंक। तो ये सब जो वित्तीय संस्थाएं हैं ये हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में जो हमारी मदद करती हैं। और एक है जो बीमा कंपनियां होती हैं, बीमा कंपनियां भी जो हमारे वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में मदद करती हैं। एंड एक NBFC होती है, NBFC भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में जो है मदद करती है पूरा करने में। NBFC एक प्रकार की कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो इसके बारे में मैं आगे बताऊँगी। एंड वित्तीय समावेशन के लाभ के बारे में हम पढ़ेंगे। तो वित्तीय समावेशन का लाभ जो है कई क्षेत्रों को मिलता है। इसका लाभ ग्राहकों को मिलता है, वित्तीय संस्थाओं को मिलता है, अर्थव्यवस्था और सरकार को मिलता है और वित्तीय व्यवस्था को भी मिलता है। तो इसका लाभ जैसे कि इसका लाभ हमारे वित्तीय व्यवस्था ग्राहकों को मिलता है। तो ग्राहकों का लाभ ऐसे मिलता है कि पहला लाभ तो ये मिलता है कि ग्राहकों के जो बचत की प्रवृत्ति होती है वो बढ़ जाती है। लोग जो है ज़्यादा पैसे बचाने में की कोशिश करते हैं ताकि वो ज़्यादा पैसे बचा कर जो बैंक में रख कर उससे आय सृजन कर पाएँ। तो दूसरा लाभ ये होता है कि वो ब्याज के रूप में आय प्राप्त करते हैं, तो ब्याज आय में वृद्धि होती है, उनकी ब्याज आय का लाभ उठाते हैं वो। तीसरा लाभ ये मिलता है कि वो जो है उनका जो जीवन स्तर है ऊपर उठता है। तो जीवन स्तर जैसे कि उनकी जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं जैसे कि बीमा, पेंशन, जमा, ऋण, तो ये सब जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो जो है इसका लाभ अधिक अच्छे ढंग से उठाते हैं क्योंकि इसका लाभ उठाना जो है सरल होता है। मतलब वित्तीय समावेशन जो है इसको सरल कर देता है। तो ये इससे उनका जो जीवन स्तर होता है, जीवन जीने का जो आधार होता है वो जो है ऊपर उठता है। तो उनका जो जीवन होता है, जो है और अधिक सरल हो जाता है। तो जैसे कि इसका दूसरा लाभ जो हमारे वित्तीय व्यवस्थाओं को भी पड़ता है। वित्तीय व्यवस्था मतलब बैंकों को पड़ता है। तो जो वित्तीय व्यवस्थाओं को पहला लाभ तो ये पड़ता है कि उनके जो साख सृजन करने की जो क्षमता है उसमें वृद्धि हो जाती है। तो वो जो अधिक से अधिक साख सृजन कर पाते हैं एंड क्योंकि साख सृजन करने के लिए हमें क्योंकि जब वित्तीय समावेशन से लोग अधिक जुड़ते हैं तो वो जो अपने पैसे बैंकों में रखते हैं। तो जो लोग पैसे जमा करते हैं उन्हीं से वही जो है बैंकों का आय होता है। तो वो एक तरह से साख सृजन करते हैं उस साख सृजन के माध्यम से अधिक लोगों को ऋण दे पाते हैं। दूसरा लाभ ये पड़ता है इनको अधिक लाभ होता है क्योंकि जब अधिक ऋण देते हैं लोगों को तो लोग जो है उसको ब्याज और मूलधन सहित जो है चुकाते हैं। तो उससे जो है ब्याज के रूप में बैंक को भी आय प्राप्त होता है। तीसरा लाभ ये मिलता है, लाभ होता है कि इनके व्यापार में भी वृद्धि होती है, ये अधिक इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं बैंक। एंड इसका लाभ जो है वित्तीय समावेशन का लाभ जो हमारी अर्थव्यवस्था या फिर सरकार दोनों एक ही है, इसको पड़ता है। जैसे कि पहला लाभ अर्थव्यवस्था को ये पड़ता है कि जो संसाधनों की गतिशीलता होती है उसमें वृद्धि हो जाती है। संसाधन अधिक तीव्रता से जो है अर्थव्यवस्था में चलने लगते हैं, चलायमान हो जाते हैं। एंड इससे जो बचत दर और जो निवेश दर होती है उसमें वृद्धि हो जाती है क्योंकि जब अधिक बचत करते हैं लोग तो वो इन्वेस्टमेंट भी अधिक करते हैं, निवेश भी अधिक करते हैं, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था जो है समृद्धि के दर पर जो है पहुंच जाती है। एंड इससे उत्पादन अधिक होता है। जब वित्तीय समावेशन होता है तो उत्पादन अधिक होता है जिससे रोजगार की जो क्षमता होती है, देश में रोजगार के जो दर होता है, रोजगार का दर बढ़ जाता है। एंड इससे जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं जिस वर्ग को लक्षित करके जो है वो बनाई गई हैं सरकार द्वारा, तो कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जो है जो वास्तविक उसका लाभार्थी है जिसको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने बनाई है वो उस तक पहुंच जाता है वित्तीय समावेशन जब होता है तो वित्तीय समावेशन के जरिए।
एंड इससे जो वितरण प्रणाली होती है, संसाधनों का जो वितरण होता है वो अधिक पारदर्शी ढंग से हो पाता है। क्योंकि संसाधनों का जो हमारे संसाधन होते हैं, मैंने बताया था संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमशीलता। तो ये 4 प्रकार के जो संसाधन होते हैं ये अधिक जो है मतलब इन जो वितरण प्रणाली होती है उसमें जो है अधिक अच्छे ढंग से जो है और अधिक पारदर्शी खुले तरीके से जो है ये वितरित हो पाते हैं। एंड जो अनावश्यक खर्च होता है सरकार का, जो कि फालतू में सरकार खर्च करती है, उसमें जो है कटौती होने लगती है। सरकार फालतू खर्च कहाँ करती है? सरकार फालतू खर्च इलेक्शन के समय ज़्यादा करती है। तो ऐसे जो है जो फालतू खर्च होते हैं, जो अनावश्यक रूप से सरकार करती रहती है, उसमें जो है वित्तीय समावेशन जब होता है तो उसमें कटौती आती है। एंड इससे हमारी जो वित्तीय व्यवस्था होती है उसको भी लाभ मिलता है। वित्तीय व्यवस्था को पहला लाभ ये मिलता है कि जो असंगठित मुद्रा बाजार है, वित्तीय मुद्रा बाजार, उसको जो है संकुचन हो जाता है। असंगठित मुद्रा बाजार और संगठित मुद्रा बाजार मैंने बताया था। असंगठित मुद्रा बाजार वो होता है जो जैसे कि जो पहले का हमारी जो अर्थव्यवस्था थी वो जो है असंगठित मुद्रा बाजार पर ज़्यादा केंद्रित थी। असंगठित मुद्रा बाजार जो गाँव में सेठ और साहूकार होते हैं, लोग जो उनसे जो है ऋण लेते थे और इसमें कोई नियम कानून और कोई प्रक्रिया नहीं होती है। क्योंकि जो उस नियम कानून और प्रक्रिया का जो हकदार होता है वो सेठ और साहूकार ही होते थे। वो अपने मन मर्जी से जो उस पर ब्याज वसूलते थे, जो ऋण देते हैं लोगों को। इस वजह से लोग जो है ऋण जाल में फंस जाते थे। तो इस प्रकार जो असंगठित मुद्रा, इसी को हम असंगठित मुद्रा बाजार कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई नियम कानून, निश्चित नियम कानून प्रक्रिया नहीं होती है। और तो इसमें वित्तीय समस्या से असंगठित मुद्रा बाजार का संकुचन होता है। दूसरा लाभ ये होता है हमारी वित्तीय व्यवस्था को कि जो संगठित मुद्रा बाजार है, संगठित मुद्रा बाजार जैसे कि संगठित मुद्रा बाजार में एक निश्चित नियम प्रक्रिया के जरिए जो इसमें कार्य होता है। तो जैसे कि हमारी भारतीय बैंकिंग जो व्यवस्था है ये जो है संगठित मुद्रा बाजार में आती है। तो संगठित मुद्रा बाजार में जो है के माध्यम से जो बहुत ही सस्ती ब्याज दर पर जो लोगों को जो है ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो इससे जो हमारी वित्तीय व्यवस्था को भी लाभ होता है। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वित्तीय समावेशन का मापन। वित्तीय समावेशन का मापन कैसे होता है? तो वित्तीय समावेशन को मापने के लिए जैसे कि इसमें है कि वित्तीय समावेशन को ऐसे मापा जाता है कि वित्तीय समावेशन जब हमारी वित्तीय व्यवस्था से वंचित वर्गों की भूमिका को देखकर ही हम वित्तीय समावेशन का माप करते हैं कि किस हद तक जो है हमारी वित्तीय व्यवस्था से वंचित वर्ग जुड़े हैं। तो उससे अगर अधिक भागीदारी अधिक है, हमारी वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्गों की भागीदारी अधिक होती है, तो हम कहते हैं कि वित्तीय समावेशन का विस्तार हो रहा है। और वहीं जब संकुचन होता है, भागीदारी कम दिखती है, तो हम कहते हैं कि वित्तीय समावेशन जो है अच्छे ढंग से नहीं चल रहा है। तो इसी को देखने के लिए वित्तीय व्यवस्था में वंचित वर्गों की भूमिका किस हद तक, भागीदारी किस हद तक हुई है नहीं हुई है, इसी को देखने के लिए वित्तीय समावेशन मापन किया जाता है। तो आरबीआई ने इसी को देखने के लिए जो है वित्तीय समावेशन मापन सूचकांक जो है प्रतिवर्ष जारी करना शुरू किया, ताकि वित्तीय समावेशन का जो है परिकलन किया जा सके कि किस हद तक जो है वित्तीय समावेशन हुआ है नहीं हुआ है, वंचित वर्गों की क्या स्थिति है। तो इसलिए जो है आरबीआई जारी करता है। एंड तो इसकी कुछ चुनौतियाँ भी हैं। जैसे कि इसकी चुनौतियाँ में पहला है कि जैसे कि अत्यधिक जनसंख्या। तो अत्यधिक जनसंख्या की वजह से भी जो है लोगों समाज की अत्यधिक जनसंख्या जो इसके लिए बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। क्योंकि जो भारत की इतनी बड़ी जनसंख्या में सुदूर जो वंचित वर्ग होते हैं उनको ढूंढना और वित्तीय व्यवस्था से जुड़ना जो है काफ़ी जो चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। एंड इससे जो है वित्तीय जो साक्षरता का अभाव भी देखा जाता है। वित्तीय साक्षरता का अभाव की वजह से भी वित्तीय समावेशन के लक्ष्य में मार्ग में जो है व्यवधान आता है। एंड जो है और जो वित्तीय समावेशन है इसकी जो है जो प्रक्रिया होती है पूरी तरह से बहुत जटिल होती है। तो इस जटिल प्रक्रिया की वजह से भी जो है इसके लक्ष्य को पूरा करना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण हो जाता है। एंड क्योंकि जटिल प्रक्रिया इसलिए हो जाती है क्योंकि जो है वंचित वर्ग तक पहुंचना जो है काफ़ी चुनौतीपूर्ण कार्य हो जाता है। एंड इससे जो और एक चुनौती होती है कि जो सुदूर रूप से जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो आधारभूत संरचना का अभाव देखने को मिलता है। तो उस आधारभूत संरचना के अभाव की वजह से जो है वित्तीय समावेशन का जो है को पूरा करने में जो है समस्या उत्पन्न होती है। तो इन्हीं सभी चुनौतियों को देखते हुए जो भारत सरकार के द्वारा भी यानी वित्तीय समावेशन के लिए जो भारत के द्वारा कुछ प्रयास किए जाते हैं। जैसे कि पहला तो प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाया गया। प्रधानमंत्री जनधन योजना को लाने का उद्देश्य सरकार का ये था कि अधिक से अधिक वित्तीय समावेशन किया जा सके, वित्तीय समावेशन अधिक किया जा सके
तो इस वजह से प्रधानमंत्री जन धन योजना लाया गया था, ताकि जो है तो इसका लाभ मिला भी, बहुत अधिक संख्या में लोगों ने जो है अपने बैंक अकाउंट खोले, जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोले। तो सरकार का बैंक अकाउंट खुलवाने का उद्देश्य यही था भारतीयों से, कि ताकि उस वित्तीय समावेशन का जो है लक्ष्य को पूरा किया जा सके। तो इसी वजह से इन्हीं सभी को देखते हुए जो है एंड भारत सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। दूसरा कि आरबीआई द्वारा नए बैंकों को लाइसेंस देना। तो आरबीआई जो है जब नए बैंकों को लाइसेंस देता है, तो बैंकों को जब वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई नए नए बैंकों को लाइसेंस देता है, ताकि जो है इसके लक्ष्य के मार्ग में जो है अधिक बैंकों की जब संख्या होगी, तो जो कार्य होगा वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को पूरा करने में, वो अधिक तीव्र गति से हो पाएगा। एंड जो वित्तीय साक्षरता है और वित्तीय शिक्षा नीति है, इसको भी बढ़ावा दिया जाता है भारत सरकार के द्वारा, ताकि जो है वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को अधिक अच्छे ढंग से जो पूरा किया जा सके। तो नेक्स्ट है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी। प्राथमिकता क्षेत्र उधारी भी ये होता है कि जब अर्थव्यवस्था में जो है अर्थव्यवस्था में कई ऐसे क्षेत्र मौजूद होते हैं जो कि आधारभूत संरचना के अभाव से ग्रस्त रहते हैं। उनके पास वित्तीय आधारभूत संरचना नहीं होता है, ताकि उनको जो है समय पर उनको जो है साख सुविधाएं जो होती हैं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। उस जो है वित्तीय आधारभूत संरचना की कमी के कारण उनको समय पर जो साख सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती हैं। साख सुविधाएं मतलब कि पैसों की जब उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उनको जो है उनको ऋण नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से जो है इससे न केवल क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि होती है, बल्कि इससे जो है आर्थिक असमानता में भी वृद्धि हो जाती है। तो इससे जो है इससे हमारी जो समावेशी विकास है होता है, समावेशी विकास का जो लक्ष्य होता है वो पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि समावेशी विकास का मतलब यही है कि सबको एक समान ढंग से जो है सबका विकास किया जाए, सबको शामिल किया जाए, अर्थव्यवस्था में सबको शामिल किया जाए। तो इसी समस्या को देखते हुए आरबीआई ने जो है प्राथमिकता क्षेत्र उधारी दर की शुरुआत की। प्राथमिकता क्षेत्र जो उधारी दर की शुरुआत की, इसका आशय यह है कि जो क्षेत्रीय अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि वो जो है उनके लिए अनिवार्य कर दिया गया है कि जो क्षेत्रीय ग्रामीण जो वाणिज्यिक जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, ये जो है अपने जो उधार देते हैं बैंक, इनको अपने उधारी का जो है लगभग 40% प्राथमिकता क्षेत्र में देना अनिवार्य कर दिया गया है, कि अपने उधार का जो 40% प्राथमिक क्षेत्र में उधारी देंगे। तो ये आरबीआई द्वारा किया गया। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और लघु वित्त बैंकों के लिए यह जो है न्यूनतम 75% तक है। ये बैंक जो 75% प्राथमिकता क्षेत्र में उधार देंगे, बाकी और वाणिज्यिक बैंकों के लिए ये 40% की राशि है। तो प्राथमिकता क्षेत्र में जो है कई वर्ग आ जाते हैं, इसमें जो है कई वर्गों को जो है शामिल किया जाता है प्राथमिकता क्षेत्र में। जैसे कि इसमें जो है कई समूह शामिल होते हैं, जैसे कि कृषि क्षेत्र हो गया, सीमांत एवं लघु किसान हो गया, सूक्ष्म उद्यम हो गया, समाज का कमजोर वर्ग हो गया, भूमिहीन किसान हो गया, शिक्षा पर ऋण हो गया, आवास पर ऋण हो गया, उद्यमशीलता पर ऋण हो गया, नवीनीकृत ऊर्जा पर ऋण हो गया। तो ये सब जो है प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। तो इन प्राथमिक क्षेत्र में जो उधार देने इन बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया। लेकिन ये इसको देखते हुए जो कई बैंक जो है उनका जो वाणिज्यिक उद्देश्य था वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो किसी को कई बैंकों को जो है ये लक्ष्य पूरा करने में जो बहुत अधिक समस्या आ रही थी, जिससे वो जो है अपना जो उनको मूलभूत आवश्यकताएं थी वो भी नहीं पूरा कर पा रहे थे। तो इसलिए आरबीआई ने इसका समाधान लाया। आरबीआई ने जो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट की शुरुआत की। तो प्राथमिकता क्षेत्र उधारी सर्टिफिकेट में ये होता है कि उधारी सर्टिफिकेट में ये होता है कि जो बैंक जो है अपने 40% के लक्ष्य को पूरा नहीं किए हैं, वो इस सर्टिफिकेट को खरीद कर जो अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। लेकिन जो है लेकिन अगर किसी बैंक ने 40% का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन उसे 60% तक जो है प्राथमिकता क्षेत्र में उधार दे दिया है, तो वो जो 20% एक्स्ट्रा दिया है वो उसका सर्टिफिकेट जारी करेगा। वैसे सर्टिफिकेट तो आरबीआई ही जारी करता है, लेकिन वो जो है 20% सर्टिफिकेट जारी करवाएगा।
तो इस वजह से अब उस सर्टिफिकेट को जिस बैंक ने 20% का लक्ष्य पूरा नहीं किया है और 20 का कर लिया है, तो वो इस सर्टिफिकेट को खरीद लेगा। तो इस वजह से जो हमारी जो प्राथमिकता क्षेत्र को जो है हमारी अर्थव्यवस्था में जो काफ़ी महत्व दिया जाता है। एंड नेक्स्ट है NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये जो है एक वित्तीय संस्था है जो कि वित्तीय सर्वेक्षण में सहायता करती है, मैंने बताया था। तो ये जो NBFC है, इसको हम गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के नाम से जानते हैं। तो ये जो कंपनी है, इन कंपनियों में जो है ये कंपनियां बैंक का कार्य तो नहीं करती हैं, लेकिन जो है ग्राहकों को जो वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य करती हैं। तो ये इसीलिए हम इनको NBFCs कहते हैं। तो RBI के अनुसार जो NBFC वे कंपनियां होती हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार कार्य करती हैं। तो हम इन्हीं को NBFCs कहते हैं। तो इनका कार्य ये होता है कि यह ऋण, जमा, बीमा, प्रतिभूतियों का अधिग्रहण, चिट फंड जारी करना, ये सब जो है ये कार्य करती हैं। हम इन्हीं को NBFCs में रखते हैं। ये सब जो कार्य करती हैं वो कंपनियाँ जो NBFCs होती हैं। लेकिन जो वे कंपनियाँ NBFC नहीं होती हैं जो कृषि, उद्यम, व्यापार, वस्तुओं का क्रय विक्रय से संबंधित कार्य करते हैं, वे जो इसमें शामिल नहीं होती हैं। तो NBFC जो होती हैं, NBFC का जो नियमन होता है RBI के द्वारा किया जाता है। तो ये NBFC जो है RBI के नियमानुसार जो है कार्य करती हैं। एंड ये जो NBFC के पास जब पैसे नहीं होते हैं, पूंजी नहीं होता है, तो ये वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती हैं और ऋण लेकर जो है लोगों को वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। तो इसीलिए NBFC का जो है ये कार्य होता है। जो NBFC होती हैं, ये जो है इनकी अर्थव्यवस्था भूमिका ये होती है कि ये जो है मांग का जमा स्वीकार नहीं कर सकती हैं और ये जो है चेक जारी भी नहीं कर सकती हैं और जमा बीमा योजना NBFC पर लागू नहीं होता है। तो NBFC जो होती है यह जो है केवल वित्तीय समावेशन में सहायता नहीं करती हैं, बल्कि ये जो है एक शैडो बैंकिंग के रूप में कार्य करती हैं। तो एक शैडो बैंकिंग के रूप में जो है हमारे जो सुदूर रूप से ग्रामीण क्षेत्र होते हैं उनमें जो है साख सुविधाएं उपलब्ध कराने का जो भी कार्य करती हैं। तो इसीलिए NBFC जो है हमारी अर्थव्यवस्था में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि ये जो एक बैंक ना रहकर भी एक जो है बैंक की तरह सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं लोगों को। नेक्स्ट NBFC P2P, NBFC पीयर टू पीयर। तो NBFC P2P जो है ये एक जो है या इसके अंतर्गत जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों के माध्यम से जो है एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जो है ऋण लेने का कार्य करता है। तो इसी को हम NBFC P2P कहते हैं। तो NBFC P2P में जो है इसमें जो है यह एक असुरक्षित ऋण होता है, क्योंकि जो है इसमें कोई सुरक्षा नहीं होती है कि अगर कोई व्यक्ति ऋण देता है तो सामने वाला उसको ऋण वापस देगा नहीं देगा, इस पर कोई नियम नहीं है कि वो उसको ऋण अपना वसूलने के लिए उसके पास कोई अधिकार नहीं होता है। तो इसीलिए एक असुरक्षित ऋण की स्थिति होती है और इसमें जो है ऋण दिया जाता है या लिया जाता है तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है यह सुविधा किया जाता है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ऋण लेने का कार्य करता है, इसीलिए हम NBFC पीयर टू पीयर कहते हैं। इसकी कई विशेषताएँ भी हैं, जैसे कि पहला विशेषता तो ये है कि NBFC P2P जो है इसमें जो एक व्यक्ति होता है, मतलब ऋण देने वाला और ऋण लेने वाला, तो इसमें जो ब्याज दर का निर्धारण जो होता है कि किस ब्याज पर जो है ऋण दिया जाएगा, उसको निर्धारित करने के कार्य जो दोनों व्यक्ति जो आपसी सहमति के आधार पर जो है इसको तय करते हैं कि किस दर पर जो है वो ऋण लेगा या ऋण देगा। एंड इसमें जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ऋण वसूला जाता है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो है ऋणी जो है ऋणदाता से जो है ऋण लेता है। एंड NBFC P2P जो है यह जमा स्वीकार नहीं करता है, केवल ऋण देने का ही कार्य करता है। और यह जो संस्था होता है ऋणदाता को जो ऋण देने वाला होता है उसको जो है ऋण वसूलने के लिए कोई निश्चित जो है गारंटी नहीं देता है, नहीं प्रदान करता है कि वो जो है ऋण वसूलेगा। अगर ऋण व्यक्ति नहीं देगा सामने वाला तो वो इस माध्यम से ऋण वसूल लेगा, इसलिए इसको हम असुरक्षित ऋण की स्थिति में रखते हैं। एंड इसमें धन का जो स्थानांतरण होता है, धन का आवाजाही होता है, आवागमन होता है, वो बैंकिंग प्रक्रिया के माध्यम से ही बैंकिंग प्रक्रिया की तरह ही होता है। एंड इसमें ऋण की जो अधिकतम अवधि होता है वो 36 महीने का होता है। इसमें 36 महीने तक जो है कोई व्यक्ति ऋण ले सकता है और इसमें जो कोई ऋण देने वाला जो व्यक्ति होता है उसको द्वारा कोई ऋण लेने वाला व्यक्तियों को वह अधिकतम जो 50 लाख रुपए तक का जो है ऋण दे सकता है। और अगर कोई एक व्यक्ति ऋण लेने वाला जो व्यक्ति है वह विभिन्न ऋणदाताओं से अधिकतम 10 लाख रुपए तक का जो है लोन ले सकता है। तो इसमें जो कई ऐसी शर्तें हैं, कई प्रकार की शर्तें इसमें मौजूद होती हैं, लेकिन ये एक असुरक्षित ऋण की स्थिति, इसलिए लोग इसको ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। नेक्स्ट NBFC अकाउंट एग्रीगेटर। इसमें जो है यदि कोई व्यक्ति वित्तीय व्यवस्था से जो है
सुरक्षित और ऋण भी लेना चाहता है और डिजिटल तरीके से भी ले लेना चाहता है। तो इसमें ये आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। तो यदि कोई वित्तीय जो संस्था होती है उस व्यक्ति से जो है संबंधित वित्तीय जानकारी को लेती है, जो व्यक्ति डिजिटल और सुरक्षित तरीके से जो है ऋण लेना चाहता है, तो उसको जानकारी को लेकर वह NBFC अकाउंट एग्रीगेटर जो है सुरक्षित तरीके से बहुत कम समय में ही कम लागत पर जो है एक डिजिटल रूप में जो उस व्यक्ति को ऋण देता है। तो वो जो उसकी व्यक्ति की जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो जो NBFC अकाउंट एग्रीगेट जो है उस वित्तीय संस्था को उपलब्ध कराते हैं। तो वो वित्तीय संस्था जो उसको सुरक्षित और जो है डिजिटल तरीके से ऋण उपलब्ध कराता है। तो इसकी विशेषता ये होती है कि यह जो कंपनी होती है, कंपनी जो है उस व्यक्ति की वित्तीय जानकारी को ग्राहक की सहमति से ही साझा करते हैं। तो कंपनी जो है ग्राहक की जो वित्तीय जानकारियाँ होती है उसकी सहमति से ही जो है उस वित्तीय संस्था को साझा करेगी। एंड यह जो संस्था है उस व्यक्ति के डाटा को पढ़ और लिख नहीं सकते हैं। एंड क्योंकि यह डाटा जो है एंड टू एंड एनक्रिप्टेड होता है, इसमें कोई जो है यह पूर्णतः जो है सुरक्षित होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के सभी वित्तीय जानकारियाँ सम्मिलित होती हैं, जैसे उसके जो है लोन से संबंधित डाटा, उसके बीमा से संबंधित डाटा, उसके टैक्स से संबंधित डाटा, जो भी उसकी जो वित्तीय जानकारियाँ होती हैं वो सब इसमें सम्मिलित होती है। इसीलिए जो ये एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रखा जाता है ताकि व्यक्ति की जो है गरिमा की निजता की सुरक्षा किया जा सके। तो इन्हीं सभी को देखते हुए RBI ने जो NBFC से संबंधित जो है प्रावधान NBFC में सुधार के लिए, इसके नियमन में सुधार के लिए जो है आगे आया। तो RBI ने जो इसके नियमन में सुधार करने के लिए कहा कि इसके जो है जो नियामकीय ढांचा है उसमें सुधार करना शुरू किया, ताकि जो है उपभोक्ताओं का संरक्षण किया जा सके, हमारी वित्तीय और हमारी जो वित्तीय साक्षरता है, वित्तीय व्यवस्था है, उसको जो सुधारा जा सके। एंड जैसे कि RBI ने जो है इसके नियमों में सुधार के लिए NBFC में जो रिस्क है उसके आधार पर इसको वर्गीकृत किया, उसके आधार पर इसको निर्धारित किया, क्योंकि इसमें जो है सिग्निफिकेंट क्योंकि इसमें जो है सिस्टमेटिकली नॉन इम्पोर्टेंट जो NBFC होता है उसको बेस लेयर में रखा गया है, मतलब बहुत कम इम्पोर्टेंट है। तो जैसे जैसे लेयर में वृद्धि होती है जो RBI जो इसमें उसका नियम कठोर होता चला, जैसे कि इसमें 4 लेयर बनाए गए हैं, बेस लेयर, मिडल लेयर, अपर लेयर और टॉप लेयर। तो इसमें जो NBFC के जो है रिस्क के आधार पर जो उनको इसमें रखा जाता है, और जैसे जैसे रिस्क बढ़ता है RBI का नियम भी उन NBFC कंपनियों पर जो है कठोर होता चला जाता है, ताकि उनके नियमों में सुधार किया जा सके, वो अधिक कठोरता से जो है अपने नियमों का जो है पालन कर सके। इसलिए RBI ने जो ऐसे जो है नियम कानून लाता है। एंड नेक्स्ट है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, गैर निष्पादनकारी परिसंपत्तियाँ। तो इनको हम NPA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो जो NPA होती है इसका मतलब ये होता है कि जो ग्राहक होता है और जो ऋणदाता होता है, तो बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है, अगर ऋण की जो अवधि होती है जिसका भुगतान 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक भी ना किया गया हो, तो इसी को हम NPA कहते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहते हैं। तो कई अर्थों में हम जो NPA की गणना करते हैं, जैसे कि कई स्थितियों में जो है NPA को हम देखते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति ऋण लिया है और उसका भुगतान जो है वह 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक भी उसका भुगतान नहीं किया है, तो इस स्थिति में ये NPA की स्थिति हो जाती है। और यदि कोई कृषक जो अल्पकालिक अवधिक फसलों के लिए ऋण लिया है, अल्पकालिक फसल मतलब 3 महीने से 6 महीने तक की जो फसल होती है, 3 महीने की जो फसल होती है, और उसका भुगतान वो जो है 2 फसली मौसम तक भी ना किया गया हो, 2 फसली मौसम तक भी ना किया हो, तो इससे जो NPA, इसी को हम NPA कहते हैं। और यदि कोई कृषक दीर्घकालिक फसल के लिए ऋण लिया है और उस ऋण को जो है वो दीर्घकालिक फसल के लिए, और उस ऋण को अगर वो जो 1 फसली मौसम तक नहीं लौटाता है, तो इस प्रकार ये NPA की स्थिति हो जाती है। और अगर ओवरड्राफ्ट या फिर कैश क्रेडिट की स्थिति में यदि कोई ग्राहक का खाता अगर 90 दिन तक जो है 90 दिन या फिर उससे अधिक अवधि तक जो है निष्क्रिय रहता है, तो इसी को हम NPA कहते हैं। तो जो परिसंपत्तियाँ होती हैं, एसेट्स होती हैं, वो 3 प्रकार की होती हैं। एक निष्क्रिय परिसंपत्तियाँ होती हैं, निष्पादक एसेट्स होती हैं और गैर निष्पादक एसेट्स। तो RBI ने जो है एक स्पेशल मेंशन अकाउंट का जो कंसेप्ट लाया, तो जो लोन अकाउंट्स होते हैं,
जो 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 ग्राहक ऋण लेते हैं हम उनके अकाउंट्स को लोन अकाउंट्स कहते हैं। तो आरबीआई ने जो लोन अकाउंट्स है उनको जो है एनपीए बनने से पहले रोकने के लिए उनको एक जो है उनको इन्फॉर्म करने की जो है एक जो है एक जो है विधि बनाया, तो ताकि एनपीए बनने से पहले उन पर दबाव डाला जा सके, उन पर दबाव डालकर जो उनको बताया जा सके कि उनका एनपीए बनने उनका ऋण जो है एनपीए बनने वाला है, एनपीए बनने से पहले वो अपने ऋण को चुका दें। तो इसीलिए जो स्पेशल मेंशन अकाउंट के जरिए जो है इसको 3 श्रेणियों में बांटा गया। तो स्पेशल मेंशन अकाउंट 0 में अगर इसमें मूलधन और ब्याज की जो अवधि है 30 दिन हो गई है, उस व्यक्ति को ऋण लिए जो 30 दिन तक हो गया है, तो उसको जो है दबाव डाला इन्फॉर्म किया जाएगा, उसके अकाउंट को मेंशन किया जाएगा कि उसको जो है ऋण को लिए जो 30 दिन हो गए हैं वो जल्द से जल्द अपना ऋण चुका दे। और दूसरा जो है स्पेशल मेंशन अकाउंट फर्स्ट, इसमें जो है अगर ऋण की अवधि जो है 31 से 60 दिन के बीच की हो गई है, तो उसको फिर स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 करके जो उसको दोबारा जो इन्फॉर्म किया जाता है, तो उसके ऋण की जो अवधि है 90 दिन बनने से पहले जो वो एनपीए बनने से पहले अपने ऋण को चुका दे। एंड तीसरा जो स्पेशल मेंशन अकाउंट थर्ड में, इसमें अगर ऋण की अवधि जो 61 से 90 दिन के बीच की हो गई है, तो इसमें जो है उस व्यक्ति को फिर मेंशन किया जाएगा कि उसका जो है ऋण बनने से पहले जो है एनपीए बनने से पहले वो अपने ऋण को चुका दे। तो इसलिए जो आरबीआई ने जो स्पेशल मेंशन अकाउंट का कंसेप्ट लाया ताकि जो एनपीए की स्थिति ही ना उत्पन्न हो। तो एनपीए के कारण कौन कौन से हैं, अब हम एनपीए के कारण के बारे में पढ़ेंगे। एनपीए के कारण पहला ये है कि कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता, जब कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता बढ़ती है तो एनपीए में वृद्धि होती है। अनिश्चितता मतलब अगर किसी जो मौसम होता है, जब कोई किसान फसल उगाता है तो वो जो उस पर अनुमान लगा लेता है कि मतलब एक्सपेक्ट कर लेता है कि वो जो है वो उसको इस फसल से इतना लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, कृषि क्षेत्र में अनिश्चितता आ जाती है, तब उस कृषक को उसके फसल का उतना लाभ नहीं मिल पाता है जितना मिलना चाहिए, तो इसलिए जो है वो ऋण नहीं चुका पाता है, तो इसलिए बैंकों के एनपीए में वृद्धि हो जाती है। दूसरा है औद्योगिक क्षेत्रों में जो है औद्योगिक क्षेत्र में समृद्धि में जो है कमी। तो इसमें जब औद्योगिक क्षेत्रों के जो है उनके जो वृद्धि होती है, उनके जो उत्पादन होता है उसमें कमी आ जाता है, तो उद्योगों की आय जो है घट जाता है, आय कम हो जाता है। इसलिए जो है बैंकों का जो ऋण होता है, बकाया ऋण होता है, चुका नहीं पाते हैं, इससे बैंकों की जो एनपीए होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। इस वजह से जो है तीसरा ये होता है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के जो है जो खराब प्रबंधन होता है, उनके खराब प्रबंधन के कारण जो है बैंकों की एनपीए में वृद्धि हो जाती है। एंड किसानों की जो अतार्किक माफ़ी की जो स्थिति होती है, अतार्किक माफ़ी के कारण भी उनमें जो लोन न चुकाने की जो प्रवृत्ति होती है, भावना होती है, वो उसमें वृद्धि हो जाती है, जिससे बैंकों की एनपीए में वृद्धि हो जाती है। क्योंकि जब कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है देश में, तो जो कृषकों के जो ऋण होते हैं उनको माफ़ कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में जो है कृषकों में ये भावना उत्पन्न हो जाती है कि चलो अगर हम ऋण ना चुकाएं तो हमारा ऋण माफ़ हो जाएगा। तो इससे जो उनमें ऋण न चुकाने की जो एक प्रवृत्ति होती है, भावना होती है, वो विकसित हो जाती है। इससे जो है बैंकों के एनपीए पर जो काफ़ी बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अगर लोक लुभावन ऋण हो गया या फिर वैसे कोई मंदी उत्पन्न हो गई, जैसे कोविड-19 महामारी था, इससे जो है बैंकों के एनपीए में जो काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो कोविड-19 महामारी के दौरान जो कई बैंक जो है एनपीए के जाल में फंस गए थे, एंड एक अपारदर्शी एग्जिट नीति के कारण भी जो है कई आर्थिक इकाइयाँ जो होती हैं उनके लिक्विडेशन का समय जो है बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो लिक्विडेशन का समय बढ़ने की वजह से जो है बैंकों के एनपीए पे जो है एनपीए में भी वृद्धि होने लगती है। तो इस वजह से जो है, जैसे कि इसका हाल ही में एक एग्जांपल है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने अभी अपने एनपीए में कमी का जो है सूचना दिया है। तो एसबीआई ने जो है अपने एनपीए में जो है कमी कैसे किया है, कमी इसलिए कर पाया क्योंकि उसने एक बेहतर वसूली का प्रयास किया है। बेहतर वसूली प्रयास और ख़राब ऋणों के जो पुनर्गठन के कारण ही वो अपने जो एनपीए को कम कर पाया है। तो इस वजह से जो है, जैसे कोविड-19 महामारी के दौरान जो इन बैंकों पर जो बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, वैसे एसबीआई एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, इसलिए जो है ये जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ था। ये भी बहुत अधिक संख्या में जो है प्रभावित हुआ था। इस वजह से जो है अभी हाल ही में जो है एसबीआई ने अपने एनपीए में जो है कमी कर लिया है। तो नेक्स्ट है एनपीए का प्रभाव। तो एनपीए का प्रभाव जो है कई क्षेत्रों पर पड़ता है। जैसे कि पहला तो इसका प्रभाव हमारी वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय संस्थाओं पर ही इसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे कि वित्तीय संस्थाओं के जो रिटर्न ऑन एसेट्स जो होता है
उसमें जो है कमी आ जाती है, उनके जो रिटर्न्स होते हैं वो वापस उनको नहीं मिल पाते हैं। एंड जो रेटिंग एजेंसियाँ होती हैं उनके द्वारा जो है जो बैंकों जो बैंक एनपीए के जाल में फंस जाते हैं उनके रेटिंग को घटा दिया जाता है। तो रेटिंग एजेंसी द्वारा जो बैंकों की एनपीए को रेटिंग को घटाया जाता है तो उसके कारण जो बैंकिंग व्यवस्था होती है उस पर नागरिकों का विश्वास कम हो जाता है। तो इस वजह से जो बैंक होते हैं वो जो है नए जो शाख होते हैं नए शाखों का सृजन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लोगों का विश्वास कम होने की वजह से उस बैंक में जो है लोग अपने पैसे नहीं रखते हैं। इससे जो उनको नए शाखों की उपलब्धता नहीं हो पाती, इससे जो लाभ नहीं मिल पाते हैं उनको कोई। एंड जब एनपीए में वृद्धि होती है जो परिसंपत्तियों की गुणवत्ता जो होती है वह लगातार घटने लगती है। परिसंपत्तियों की गुणवत्ता में कोई उनका वैल्यू नहीं रह जाता है, जिसके कारण न केवल बैंकों की बैलेंस शीट में कमी आती है, बैंकों की बैलेंस शीट खराब होती है, बल्कि जो है उनकी जो शाख सृजन करने की क्षमता होती है उसमें भी जो है कमी आ जाती है। तो जब एनपीए में वृद्धि होती है तो बैंकों की जो प्रोविजनिंग की राशि होती है उसमें कमी आने लगती है। तो प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होने लगती है। तो प्रोविजनिंग की राशि में वृद्धि होने की वजह से जो है बैंकों के जो नेट लाभ होता है वह कमी आ जाती है, क्योंकि जब आरबीआई जो होता है प्रोविजनिंग की राशि मतलब जो आरबीआई होता है वो सभी बैंकों को एक राशि रखने को कहता है, राजस्व रखने को बोलता है, ताकि जब उन पर कोई ऐसी कोई ऐसा संकट उत्पन्न हो जाए जैसे एनपीए या फिर कोविड महामारी ऐसे जब स्थिति उत्पन्न हो जाए तो वो उस प्रोविजनिंग की राशि का उपयोग करके जो अपनी स्थिति को सुधार सकें। तो जब एनपीए की में वृद्धि होती है तो जो बैंक होते हैं आरबीआई द्वारा जो उन बैंकों पर जो प्रोविजनिंग की राशि रखने पर का जो है ज़्यादा दबाव डालने लगता है। तो प्रोविजनिंग की जो राशि होती है उसमें वृद्धि होने लगती है, वो जो है अधिक पैसे जो है रखने लगते हैं, सृजित करने लगते हैं। तो इस वजह से उनका जो नेट लाभ होता है जो उनके पास होना चाहिए, देयताएं जो होती हैं, लायबिलिटीज़ होती हैं, उनमें जो एक कमी आ जाती है। इस वजह से ये ऐसा प्रभाव जो है वित्तीय संस्थाओं पर देखने को मिलता है। एंड इसका जो प्रभाव होता है हमें सरकार या फिर अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता है। तो इसका सरकार या अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ये पड़ता है कि जो वित्तीय संस्थाएं होती है, वित्तीय संस्थाओं जो होती हैं वो शाख सृजन की क्षमता में जो उनकी कमी आ जाती है। तो शाख सृजन क्षमता में कमी के कारण जो है वो जो है निवेश नहीं कर पाते हैं तो उनका जो पूरा जो उनकी परिसंपत्ति होती है उसमें कमी आ जाती है। तो इसके परिणामस्वरूप जो आर्थिक समृद्धि दर होता है उसका जो विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। आर्थिक समृद्धि दर पर जो इसका विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ होता है, उत्पादन होता है, वो सभी रुक जाता है। एंड जो बैंकिंग क्षेत्र होता है, बैंकिंग क्षेत्र पर नागरिकों का विश्वास कम होने की वजह से लोग जो है बैंकों से जो है जुड़ना बंद कर देते हैं, जुड़ना कम कर देते हैं। इस वजह से हमारी जो वित्तीय समावेशन का लक्ष्य होता है उसके मार्ग में जो व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, उसके मार्ग में जो एक चुनौती उत्पन्न हो जाती है। तो उसको प्राप्त करना जो है कठिन हो जाता है वित्तीय समावेशन को ऐसी स्थिति में। तो जो सार्वजनिक क्षेत्र हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के जो बैंक होते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर सरकार पर जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक उनमें जो है सरकार पर पूंजीकरण का दबाव बढ़ जाता है। तो पूंजीकरण का दबाव बढ़ने की वजह से जो उनके राजकोषीय जो घाटे होती है सरकार के उसमें वृद्धि हो जाती है। तो इस वजह से ये सब जो होता है हमारी अर्थव्यवस्था पर जो ऐसा प्रभाव एनपीए की स्थिति में देखने को मिलता है। एंड एनपीए की जब वृद्धि होती है, एनपीए में वृद्धि होती है तो वैश्विक स्तर पर जो हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था होती है, वैश्विक स्तर पर हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था के साख को प्रभावित करती है। ओवरऑल हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ होता है वो रुक जाता है। तो एनपीए की जो स्थिति होती है हमारी अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी जो है एक आपदा के समान होती है, क्योंकि इससे जो हमारी अर्थव्यवस्था का जो वित्तीय समावेशन होता है वो भी नहीं हो पाता है, निवेश जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है, ग्रोथ कम हो जाता है, लेकिन लागत बढ़ जाती है एंड उत्पादन भी कम हो जाता है। तो इस वजह से जो ये सभी जो समस्याएँ होती हैं हमारी अर्थव्यवस्था पर जो एनपीए से देखने को मिलती हैं। तो एनपीए से संबंधित कुछ सावधानियाँ हैं, जैसे कि रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट में इसमें बैंकों द्वारा जो है ग्राहकों को तो इसमें बैंकों द्वारा जो ग्राहकों को ऋण दिया जाता है उस ऋण की जो शर्तें होती हैं, जिस शर्त पर जो है बैंक ने ग्राहकों को ऋण दिया है उस शर्त में परिवर्तन किया जाता है, उस शर्त को बदला जाता है, ताकि एनपीए की जो है सरलता से वसूली की जा सके, ताकि एनपीए उस सरलता की वजह से जो लोग जो है अपने पैसे चुका पाए। तो ग्राहकों को ऋण भुगतान से संबंधित जो है अधिक सुविधाएँ प्रदान की जाती हैं। तो अधिक सुविधाएँ देने का लक्ष्य यही होता है कि लोग जो है ऋण चुकाने के जो माध्यम होता है वो उसमें कमी की वजह से, उसमें सरलता की वजह से लोग जो अपने पैसे को चुका पाएंगे। जैसे कि इसके अंतर्गत ये किया जाता है कि जो ब्याज की दरें होती हैं उसको कम कर दी जाती हैं, ब्याज की दरें कम कर दी जाती हैं एंड
जो डेब्ट सिक्योरिटीज़ होती हैं उनको शेयर सिक्योरिटी में परिवर्तित कर दिया जाता है, और ऋण की जो अवधि होती है, समय अवधि होती है, उसको विस्तारित कर दिया जाता है, ऋण की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। इससे लोगों को लगता है कि ऋण चुकाना जो है आसान है थोड़ा, तो वो जो है ऋण चुकाने में आगे बढ़ते हैं। तो इस वजह से जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ एसेट जो हम इसको कहते हैं। एंड जैसे कि नेक्स्ट है राइट ऑफ एसेट्स। राइट ऑफ एसेट्स में ये होता है कि वो परिसंपत्ति जिसके बारे में बैंकों की यह मान्यता होती है कि जो ऋणी होता है उसके द्वारा जो है ऋण का भुगतान नहीं किया जाएगा, मतलब नहीं हो पाएगा। उनको पता चल जाता है कि ये जो है ग्राहक है ऋण नहीं चुकाएगा, तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न तो बैंक उस परिसंपत्ति को जो है राइट ऑफ कर देते हैं। जिस परिसंपत्ति मतलब का भुगतान वो उस ग्राहक को दिए थे उतने का जो राइट ऑफ कर देते हैं। मतलब इसके अंतर्गत जो बैलेंस शीट होता है बैंकों का, उस पर ये दिखाते हैं कि उस ऋण का जो भुगतान है वो जो है किसी अन्य माध्यम से जो वो बैंक जो है ऋण ले लिए हैं। तो इस वजह से मतलब इसका उद्देश्य ये नहीं होता है कि बैंकों ने ऋण को माफ़ कर दिया है, या फिर इसका मतलब बैंकों के बस बैलेंस शीट को साफ करना होता है, ताकि जो है रेटिंग एजेंसी द्वारा जो उनके जो रेटिंग होता है उसको कम ना कर दिया जाए। इस वजह से जो है ऐसा किया जाता है। एंड एनपीए की ये सभी समस्याओं को देखते हुए जो इसमें कुछ सुधार और समाधान भी किए गए। इसमें सुधार के लिए जो है उपाय किए गए। जैसे कि पहला उपाय ये है कि सरफेसी अधिनियम 2002, तो सरफेसी अधिनियम 2002 ला गया। इस अधिनियम में जो है बैंकें और जो वित्तीय संस्थाएं होती हैं को यह अधिनियम यह अधिकार देता है कि वे जो है अपने ऋण को वसूलेंगे। तो इन बैंकों को अधिकार किया जाए कि वे उस परिसंपत्ति को जब्त कर लेंगे जिसके आधार पर जो उस ग्राहक को ऋण दिया गया है। तो उस परिसंपत्ति को जो है बैंकों द्वारा जो जब्त करने की जो है यह अधिनियम जो है उनको अधिकार देता है। तो ये ग्राहकों की परिसंपत्तियों का अधिग्रहण का अधिकार देता है, और यह जो प्रक्रिया होती है पूरी जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा जो 30 दिनों में पूरी कर ली जाती है। एंड दूसरा है मतलब इसकी आलोचना भी की गई। जैसे कि इसकी आलोचना ये की कि यह अधिनियम जो है असुरक्षित ऋण पर लागू नहीं होता है, केवल सुरक्षित ऋण पर ही लागू होता है। और यह इसमें जो कई प्रकार की व्यवहारिक कठिनाइयों के कारण कभी कभी इसकी लिक्विडेशन का जो समय होता है वो बढ़ जाता है। एंड इस अधिनियम में जो सुरक्षित परिसंपत्तियां होती हैं उससे संबंधित लेन देन का रिकॉर्ड रखने के लिए एक केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई जाती है। लेकिन इसके माध्यम से जो केंद्रीय स्तर पर विभिन्न भौतिक परिसंपत्तियां होती हैं उसका डेटा बेस तैयार किया गया, और इसे जो है इसमें किसी नए ऋण को शामिल करने पर जो है एक चुनौती उत्पन्न हुई। तो इस वजह से ये कमी देखा गया कि जो सुरक्षित ऋण होता है उस पर उसके डेटा को तैयार करने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्री बनाई गई, लेकिन जो असुरक्षित ऋण होता है उस पर कोई कार्य नहीं किया गया। तो नेक्स्ट है DRT, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो जो DRT है इसकी स्थापना जो है RTDBFI अधिनियम तो 1993 के द्वारा जो इसकी स्थापना की गई। एंड इसका मुख्य जो कार्य होता है ऋण वसूलने संबंधी जो विवाद होता है उनको निपटाना होता है। तो जब कोई व्यक्ति DRT के निर्णय से असंतुष्ट हो जाता है तो DRAT में भी अपील कर सकता है। तो DRT की भी आलोचना की गई। जैसे इसकी आलोचना ये की कि इसकी संख्या सीमित है, एंड इसमें लंबित जो मामले होते हैं उनकी अत्यधिक संख्या है, एंड इसमें पेशेवर व्यक्तियों का जो अभाव है। इस वजह से जो DRT की भी आलोचना की गई। इस वजह से DRT की आलोचना करने की वजह से एक नया जो है सुधार के लिए एक नई संस्था है, जैसे कि ARC, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पुनर्संरचना परिसंपत्ति पुनर्संरचना कंपनी है। तो ये जो ARC है इसमें ये होता है कि जो वे कंपनियां इसमें शामिल होती हैं वे जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। तो जो बैंकों के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसमें बैंकों के मतलब जो ARC है ये बैंकों के कर्मचारी के रूप में कार्य करती है, एजेंट के रूप में, और ये दबावग्रस्त परिसंपत्ति जो होती है उनको पुनर्गठित यानी पुनः उनको लाने का कार्य करती है ARC।
तो ARC जो है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो है गठित एक निजी क्षेत्र की कंपनी है जो बैंकों के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है और ऋण वसूलने संबंधी जो है कार्य भी करती है। तो ARC के द्वारा जो है ARC को जो RBI के द्वारा लाइसेंस दिया गया और यह RBI के जो नियमन का जो है कार्य करती है। RBI के नियमन के अनुसार कार्य करता है। RBI जो इसका नियमन करता है। तो जो बैंक होते हैं, बैंक जो ARC को अपना अधिकार दे देते हैं, मतलब ARC को जो बैंक जो है ऋण वसूलने का अधिकार दे देते हैं। तो जब ARC को जो है जो बैंक अपने ऋण वसूलने का अधिकार को स्नातित कर देते हैं, तो एक निश्चित समझौता होता है कि ARC जब धन वसूल लेगा तो बैंकों को जो है वो राशि वापस कर देगा। तो ARC के द्वारा जो QIB को जो सिक्योरिटी रिसिप्ट जारी की जाती है, जिसे QIB के निर्देश की संभावना बढ़ जाती है। तो ये संपूर्ण प्रक्रिया का उद्देश्य जो है बैंकों की जो बैलेंस शीट को जो साफ करना होता है और दबाग्रस्त परिसंपत्तियों को जो कम करना होता है। एंड